हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स पढ़ेंगे एंड देन ह्यूमन का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे एंड जो हार्ट किडनी और जीआईटी का हार्मोन है देन उसकी स्टडी करेंगे एंड देन मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग कि जो हार्मोन है उसके एक्शन की क्या मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम, उस समय हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन करता है, तो आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करता है। हमने आपको बताया था जो नर्वस सिस्टम है उसको वो एसोसिएटेड होता है न्यूरॉन के साथ और एंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएटेड होता है ग्लैंड के साथ। नर्वस सिस्टम का एक्शन फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जबकि वहीं पर बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, इसका एक्शन स्लो होता है, नियरली एक्यूरेट होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। तो आइए ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आपका ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नर्वस सिस्टम में आपने देखा था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है एमंग द ऑर्गन्स। ऑर्गन के बीच में यहाँ पर रैपिड कोऑर्डिनेशन मीन्स वही बोल रहा है कि नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है कैसा होगा, फास्ट होगा। एंड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, शॉर्ट लाइव होता है। एंड देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्व फाइबर है हमारे सेल्स के हमारे सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी बॉडी की जो सभी सेल्स है उसके कॉर्नर तक नर्व फाइबर नहीं पहुंच सकते हैं। तो एंड सेलुलर फंक्शन नीड, और सेलुलर फंक्शन के नीड के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन की और इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से मिलेगा। देखिए दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स, और ये फंक्शन मीन्स ये है कि नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन है, जो नर्व फाइबर है, हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच सकती हैं। इन सेल्स के फंक्शन के लिए ज़रूरत होगी हार्मोन्स का, जो कि हमें एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा मिलेगा। देखिए न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कौन कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है, तो आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर किसी भी कार्य को करना। जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यों को पूरा कर रहे होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें डक्ट नहीं होते। चलिए अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आ गई है, तो ग्लैंड की अगर बात करें तो ग्लैंड से क्या हो सकता है, ग्लैंड सेल्स हो सकती हैं, टिश्यू हो सकती हैं, या फिर ऑर्गन हो सकते हैं। ग्लैंड्स की अगर बात करें तो वो आपका एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होगा। अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो इसमें डक्ट पाए जाएंगे, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं। हेटेरोक्राइन में कुछ पार्ट एक्ट करेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और कुछ पार्ट एक्ट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या क्या कह सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन आपका सलाइवा है, टीयर है, मिल्क है, वैक्स है, ये सारे सिक्रीशन आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में आपका क्या क्या आ जाता है, तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आपका पैनक्रियाज आ जाएगा, आपके गोनैड्स आ जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो बाकी हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं, इस वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे।
और जबकि हम वहीं पर बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के सिक्रीशन को, तो उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यहाँ पर एक हम लोग क्लासिकल डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं हार्मोन का, कि जो हार्मोन है वह एक केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू और रिलीज होगा ब्लड में और ट्रांसपोर्ट होगा डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट आर्गन पर। मीन्स कि जो हार्मोन्स है वह एक केमिकल होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और रिलीज कहाँ पर होगा, ब्लड में, और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा, जो डिस्टेंटली लोकेटेड आर्गन है वहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें करंट साइंटिफिक डिफिनेशन का, ये आपको ध्यान रखना है, तो करंट साइंटिफिक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। जो हार्मोन्स होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब ये है इसका यूज़ हम एनर्जी की तरह नहीं कर सकते हैं। जो हार्मोन्स है वो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं और एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एंड प्रोड्यूस होता है ट्रेस अमाउंट में, बोले तो स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आप ब्रेक करके याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि केमिकल प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन से, रिलीज होता है ब्लड में एंड ट्रांसपोर्टेड होता है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट आर्गन पर। वहीं पर हम इनके साइंटिफिक डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ भी आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन है आपका कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ये देखिए आपका दिया हुआ है कि हार्मोन सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड्स में एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका कार्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा आ जाएगा। नॉन ऑर्गेनाइज में आपका किडनी आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, जीआईटी आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सब आपके ऑर्गेनाइज्ड होंगे, चाहे वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे पीनियल हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं इनवर्टिब्रेट का। तो इनवर्टिब्रेट में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इनवर्टिब्रेट्स में वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विद फ्यू हार्मोन्स। इनवर्टिब्रेट में कुछ ही हार्मोन्स पाए जाएंगे, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates। वहीं पर बात करते हैं वर्टिब्रेट का। तो वर्टिब्रेट में लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स पाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, इनवर्टिब्रेट में बात करें तो कुछ हार्मोन्स पाए जाएंगे, बट लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स कहाँ पाए जाएंगे, वर्टिब्रेट में पाए जाएंगे। बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का। तो अगर हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का डिस्कस करें तो आइए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये बॉडी आप देखिए, ये ह्यूमन की बॉडी बनी हुई है और ये आपको यहाँ पर सारे इस बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स दिखाए गए हैं वो सब कैसे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब देखिए इनके सारे ग्लैंड्स यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। कौन कौन सा है आपका, ये देखिए आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस दिखाया गया है। हाइपोथैलेमस एक तो ये पहली बार ब्रेन का पार्ट होता है, बट ये एक्ट करता है किसकी तरह, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस ही है जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड आपका कहाँ है, एबव दी किडनी है। ये देखिए फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन के एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज आर सेल्स located in different parts our body constitute the endocrine system। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं डिफ्यूज टिश्यूज आर सेल से। हमने पहले भी बोला था आपको, जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेल हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं या फिर ऑर्गन हो सकते हैं।
देखिए कौन कौन सा ग्लैंड है आपका एंडोक्राइन, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस, गोनैड्स। गोनैड्स में मेल गोनैड्स टेस्टिस होगा, फीमेल गोनैड्स ओवरी होता है। ये सब कैसे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंड यहीं पर हम बात करते हैं कुछ अदर ग्लैंड्स का, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी कह सकते हैं। इसके अलावा लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन। बट ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें बोला जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में हाइपोथैलेमस पढ़ने वाले हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये बेसल पार्ट होता है डायनसिफेलॉन का। डायनसिफेलॉन का बेसल पार्ट कौन है, हाइपोथैलेमस है। एंड फोर ब्रेन, देखिए आपके अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। चलिए यहाँ पर एक बार ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखते हैं ब्रेन की। तो आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, थैलमस आ जाएगा एंड हाइपोथैलेमस आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपका कौन आ जाएगा, सेरिब्रम आ जाएगा। तो सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट है, फोर ब्रेन का। और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये बेसल पार्ट होता है किसका, डायनसिफेलॉन का। तो आपको ध्यान रखना है कि डायनसिफेलॉन का बेसल पार्ट कौन होता है, तो वो हाइपोथैलेमस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके फंक्शन का। तो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। इसमें जो है बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हार्मोन है रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो इसी वजह, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो इनका सिंथेसिस और सिक्रीशन है, जो आपका कहाँ गया, हाँ, हार्मोन रेगुलेट करता है किसको, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन कर, देखिए बाकी सारे ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है, इस वजह से पिट्यूटरी को क्या बोला गया, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज या सिक्रीट करती है, उसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इस वजह से हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो ध्यान रखना है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होती है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस होता है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है टू टाइप्स का होगा। नंबर वन, रिलीजिंग हार्मोन होगा, जो क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करती टू टाइप्स हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और नंबर टू इनहिबिटिंग हार्मोन। ये देखिए इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, वो है आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के सिंथेसिस को और रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोफिन्स। ध्यान रखना है, ये जाकर पिट्यूटरी पर लगेगा और किसका रिलीज करवाएगा, गोनाडोट्रोफिन्स का। इन अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, जो कि फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कौन है, सोमैटोस्टैटिन है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कौन इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज होता है, वो हाइपोथैलेमस से। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, पास होते हैं एक्सॉन से होकर, और ये रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग पर रिलीज होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हार्मोन है रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता कैसे है,
एक पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, अभी हम लोग देखेंगे। द रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट किसके रेगुलेशन में होती है, तो हाइपोथैलेमस। आपको ध्यान रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है डायरेक्ट किसके रेगुलेशन में होती है, हाइपोथैलेमस की। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस, यहाँ पर जो हार्मोन पहुंचते हैं वो पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इसे एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर आइए समझते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। और देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है एक स्टॉक के हेल्प से। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। आइए देखते हैं। ये देखिए ये है आपका हाइपोथैलेमस, और ये देखिए हाइपोथैलेमिक क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ये वाली जो आपको पार्ट दिखाया गया है ये हाइपोथैलेमिक साइटॉन है, और ये जो दिखाया गया एक्सॉन है, और ये एक्सॉन की नर्व एंडिंग है। वैसे ही देखिए ये भी आपका क्या है, ये साइटॉन है। साइटॉन किसे बोलते हैं, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी को एक साथ क्या बोला जाता है, साइटॉन। ये है एक्सॉन, और एक्सॉन का ये है नर्व एंडिंग है। अब देखिए ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ये दिखाया गया है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिखाया गया है। अब देखिए हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ तो इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच रहा है, जबकि जो अब यहाँ पर देखिए जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुआ वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट रेगुलेशन में होती है किसके, हाइपोथैलेमस के। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आता है। ये देखिए आपको ब्लड वेसल दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिन्हें क्या कहेंगे, सेला टर्सिका कहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में होती है जिन्हें हम सेला टर्सिका कहते हैं, जो कि अटैच होती है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के हेल्प से। अब देखिए इट इज ए डिवाइडेड, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है एनाटॉमिकली एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस में। जो एडेनोहाइपोफाइसिस है उसमें कंसिस्ट होते हैं टू पोर्शन। एडेनोहाइपोफाइसिस में दो पार्ट होता है, पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एडेनोहाइपोफाइसिस में टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, पार्स डिस्टाइलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टाइलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, जो पार्स डिस्टाइलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का उसे कॉमनली क्या कहा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपको ध्यान रखना है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 4 आपका एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नंबर 5 आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नंबर 6 आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको 6 हार्मोन ध्यान रखना है। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 आपका प्रोलैक्टिन है, नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 4 आपका है एडेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नंबर 5 आपका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नंबर 6 है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए आगे पढ़ते हैं। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका जो एडेनोहाइपोफाइसिस था उसके दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टाइलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टाइलिस 6 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, जबकि पार्स इंटरमीडिया 1 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर इन द ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज, जो ह्यूमन होते हैं उनमें पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होती है पार्स डिस्टाइलिस के साथ। अब वहीं पर हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस का, तो इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सिर्फ स्टोर एंड रिलीज करती है 2 हार्मोन्स,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू टाइप्स के हार्मोन सिर्फ स्टोर एंड रिलीज करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, वो सिर्फ स्टोर एंड रिलीज का काम करती है। तो वो दो हार्मोन कौन सा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर और रिलीज करती है? वो है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज होता है इस हाइपोथैलेमस के इस हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, और ये फिर इस एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग से आता है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। अब यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ये स्टोर रहेगा एंड देन ये रिलीज होगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस में, बट स्टोर एंड रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपको इसे ध्यान रखना, वही लिखा है। मतलब ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, ये सिर्फ स्टोर एंड रिलीज का काम करती है। Which are actually synthesized by hypothalamus and transported exogenally to the neurohypophysis। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए तो क्या करता है? एबनॉर्मल ग्रोथ करवा देता है बॉडी का, लीडिंग द जाइगेंटिज्म। देखिए, अगर ओवर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसे हम नाम दे सकते हैं हाइपर सिक्रीशन का। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो डिजीज काज करता है जाइगेंटिज्म। एंड वहीं पर अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन हो, जिसे हम बोल सकते हैं हाइपोसिक्रीशन, तो इस केस में ये बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है और उसका नाम क्या है? डॉर्फिज्म। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा तो जाइगेंटिज्म डिजीज कॉज करेगा, एंड लो सिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन होगा तो डॉर्फिज्म कॉज करेगा। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ये तो बात हुई चाइल्ड की। अगर हम एडल्ट में बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन का मिडिल एज में, अगर मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो उस केस में सीवियर डिसफिगरमेंट हमें देखने को मिलेगा, और स्पेशली ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? हमें फेस पर देखने को मिलेगा, और इसे हम नाम क्या देंगे? एक्रोमेगाली। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन बच्चे में हो तो जाइगेंटिज्म कॉज करेगा, एडल्ट में हो तो एक्रोमेगाली कॉज करेगा, और इसके जो भी डिसफिगरमेंट है, मीन्स कि अजीब सा फेस हो जाता है, ये जो है हमें मोस्टली ये जो बीमारी है एक्रोमेगाली, तो हमें ये फेस में चेंजमेंट ज़्यादा दिखेगा, एंड विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रीमैच्योर डेथ हो सकता है इफ अनचेक्ड। अगर इसको सही टाइम पर, देखिए प्रीमैच्योर डेथ हो सकता है अगर सही टाइम पर इसका इलाज प्रॉपर ना करवाया गया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तो क्या हो सकता है? प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है, टाइम से पहले इसमें डेथ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज। अगर डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए, ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स, बट ये जो बीमारी है बहुत सालों तक हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। एंड इसमें क्या होता है कि इनमें जो फीचर्स हमें दिखते हैं, जो चेंजमेंट दिखते हैं, काफ़ी ईयर्स के बाद दिखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये इन्हें कौन सी बीमारी है? एक्रोमेगाली है। बात करते हैं प्रोलैक्टिन का, तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मैमेरी ग्लैंड। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मैमेरी ग्लैंड के ग्रोथ को रेगुलेट करता है और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिल्क फॉर्मेशन में कौन हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सिंथेसिस और सिक्रीशन कहाँ से होता है? इस जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ से सिंथेसाइज एंड सिक्रीट होता है? ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से किस पर लगेगा? थायराइड ग्लैंड पर, और यहाँ पर सिक्रीशन करवा देता है किसका? थायराइड हार्मोन का। नेक्स्ट है एडेनोकार्डिकोट्रोफिक हार्मोन। ये स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवा देता है। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स फ्रॉम एडिनल कॉर्टेक्स।
मतलब एड्रिनल कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। लगेगा किस पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रीशन करवा देगी। अब वहीं पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं LH एंड FSH का। LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनैडल एक्टिविटी, जिन्हें गोनैडोट्रोफिन्स कहा जाता है। जो LH और FSH हैं ये स्टिमुलेट करते हैं गोनैडल एक्टिविटी को, जिन्हें गोनैडोट्रोफिन्स। LH और FSH क्या है, ये गोनैडोट्रोफिन्स हैं। मेल में बात करते हैं LH का, तो मेल में LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो मेल में एंड्रोजन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करती है। वहीं पर बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में LH का काम क्या होता है, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती है ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल पर LH जाकर लगता है तो ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती है और क्या करती है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है। इसके दो काम है, किसके, फीमेल में LH का दो काम है। पहला क्या है, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती है, एंड दूसरा इसका काम क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, मैच्योर फुल्ली मैच्योर फॉलिकल से ओव्यूलेशन इंड्यूस करती है। यहाँ पर इमैच्योर भी लिख कर आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मैच्योर फॉलिकल से। एंड इसके अलावा यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करती है। दो फंक्शन आपको ध्यान रखना है। फॉर्म्ड फ्रॉम रेमनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जब उसमें ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाते हैं, जो रेमनेंट पार्ट बचते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, कार्पस ल्यूटियम। FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ। FSH का फंक्शन क्या है, ये किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ओवेरियन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। फीमेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करता है या हेल्प करता हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं। ये आपका कहाँ से सिक्रीट होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पास इंटरमीडिया से। ये एक्ट करता है मेलानोसाइट सेल पर। जो मेलानोसाइट सेल होती हैं उसमें मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करती है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करती है। कौन, MSH, आपको ध्यान रखना है। जो स्किन का पिगमेंटेशन उसको रेगुलेट करती है, और ये एक्ट किस पे कर रही है, मेलानोसाइट, आपका मेलानोसाइट जो सेल हैं उस पर एक्ट करती हैं और स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करती हैं। वहीं पर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन का, जो कि सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से, स्टोर एंड रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी पर और स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। जब हमारे यूट्रस के स्मूथ मसल बोले तो जो मायोमेट्रियम वाली लेयर है, मिडिल वाली लेयर, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, बिगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, तब जाकर के क्या होता है, बेबी बर्थ होता है। इट स्टिमुलेट ए बिगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। चाइल्ड बर्थ में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। एंड इसके अलावा आपका जो मिल्क फार्मिंग में एंड मेमोरी ग्रोथ के डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो वो है प्रोलैक्टिन। वैसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली किडनी पर और स्टिमुलेट करवा देता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन का बाई डिस्टल टिब्यूल। जो डिस्टल टिब्यूल है उससे ये क्या करता है, आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है, जो कि वाटर यूरिन से वाटर लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर यूरिन के साथ ज़्यादा वाटर आए तो इस केस को डाईयूरेसिस कहा जाता है। डाईयूरेसिस को कौन रिड्यूस करता है, वो है आपका वैसोप्रेसिन। इट इज आल्सो कॉल्ड, इन्हें जो वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या एडीएस भी बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखिए, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच result in diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss। अगर एडीएच का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए एडीएच की डिफिशियंसी हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, यूरिन से वाटर का लॉस ज़्यादा होने लगेगा, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी डिफिशियंसी से होता है, एडीएच की डिफिशियंसी से होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है, जबकि डायबिटीज मिलाइटस इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है। डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज रहता है
एंड इंसिपिडस में यूरिन के साथ साथ वाटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। ये देखिए आपको थायराइड ग्लैंड दिख रही है, ये देखने में ही कैसी लग रही है आपकी, बटरफ्लाई शेप या एच शेप बोल सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड आपकी कहाँ पर पाई जाती है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ये आपकी ट्रैकिया होगी, इसके आइदर साइड पे आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाएगी। आइए देखते हैं। चलिए अभी पहले पीनियल ग्लैंड पढ़ लेते हैं, ये पीनियल दिया हुआ पहले ना, पहले पीनियल ही पढ़ लेते हैं। जो पीनियल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, ब्रेन के डॉर्सल साइड में। पीनियल सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं मेलेटोनिन, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेलेटोनिन है वो प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसके रेगुलेशन में, जो 24 आवर का रिदम है हमारे बॉडी का उसे रेगुलेट करती है। मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपको कब सोना है कब जगना है, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट करती है वो कौन, आपकी पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करती है। और भी ये किस में हेल्प करती है, जो नॉर्मल रिदम है मीन्स कि कब सोना है कब जगना है उसको। एंड इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को, अब आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी टेम्परेचर को कौन सी ग्लैंड है जो मेंटेन करके रखती है, वो है आपकी बॉडी, वो है आपकी पीनियल ग्लैंड। और वहीं पर बोलते हैं कौन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। ब्रेन की बात करें तो हाइपोथैलेमस, एंड हार्मोन्स की बात करें तो आपकी कौन सी है, मेलेटोनिन। इसके अलावा मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ये भी आपको इसके अलावा ध्यान रखना है इनके फंक्शन में। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। ये हमने जो आपको डायग्राम दिखाया ये आपका थायराइड ग्लैंड है, देखने में ही आपका बटरफ्लाई शेप या एच शेप का लग रहा है। तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ होती है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया होती है। और इस थायराइड ग्लैंड नंबर में 1 होती है, बट इसमें लोब 2 पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, मतलब थायराइड ग्लैंड खुद नंबर में 1 होगी बट इसमें लोब 2 होंगे। एंड विच आर लोकेटेड कहाँ पर होती हैं, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के आइदर साइड दोनों तरफ पाई जाएंगी। बोथ लोब, दोनों लोब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप ऑफ, देखिए थिन है यहाँ, थिक नहीं, यहाँ थिन है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल, जो थायराइड, चलिए पहले इस्थमस देख लेते हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड का एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये दोनों लोब एक दूसरे से अटैच होती हैं बाय द हेल्प ऑफ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या कह देंगे, इस्थमस कह देंगे। चलिए आगे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ, बनी होती है फॉलिकल्स का एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। ईच थायराइड फॉलिकल कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल और वो इनक्लोज करता है एक कैविटी को। दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज, ये जो फॉलिकुलर सेल है 2 टाइप्स के हार्मोन सिंथेसाइज करेंगी। जैसे मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये किसका बना होता है, थायराइड ग्लैंड आपका देखिए क्या बोल रहा है, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मान लीजिए हमने क्या, ये देखिए ये फॉलिकल हैं और यहाँ पर इसके ये जो सब सराउंडिंग है ये स्ट्रोमल टिश्यू है। अब इस फॉलिकल में आपके क्या पाए जाएंगे, ये सब फॉलिकुलर सेल हैं और यहाँ बीच में देखिए इसकी कैविटी पाई जा रही है, ठीक है, इसका ल्यूमेन पाया जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये फॉलिकुलर सेल 2 टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज करती है। एक तो आपका टेट्राआइडोथायरोनिन, तो आपको ध्यान रखना है टेट्राआइडोथायरोनिन को ही थायरॉक्सिन कहा जाता है। इसके अलावा ये ट्राईआइडोथायरोनिन भी सिक्रीट करती है, जिसे हम T3 कहते हैं। तो T4 आपका क्या है, थायरॉक्सिन है। आगे देखिए,
आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडीन होती है वो इसेंशियल होती है, जो इसेंशियल होती है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन है उसका नॉर्मल सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन इसेंशियल होता है, आयोडीन। अगर डिफिशियंसी हो जाए आयोडीन का हमारे डाइट में तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। तो देखिए इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिन्हें हम कॉमनली ग्वाइटर कह देते हैं। जैसे मान लीजिए डाइट में आपने आयोडीन कम लिया, अब थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है आयोडीन का। अब क्या है, जो आपकी पिट्यूटरी की हार्मोन होगी वो क्या करेगी, बार बार जा करके थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करेगी। तो थायराइड ग्लैंड उस थायरॉक्सिन के को फुलफिल करने के लिए, उसके सिक्रीशन को फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगी, अपने ही सेल्स का ग्रोथ करवाने लगती है, जिसके वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो साइज में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ग्वाइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हो तो इस केस में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है ग्रोइंग बेबी का, वो स्टंटेड ग्रोथ होता है, जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, वो रुक जाता है। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी में तो उसमें क्रिटिनिज्म कहा जाएगा। जो यहाँ पर बच्चे का ग्रोथ है वो कैसा होगा, रुक जाएगा। एंड यहाँ पर और क्या हो सकता है, हाँ ये भी ध्यान आपको देना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए जो पैराथायरॉइड, ये आपको ये थायराइड ग्लैंड इधर इधर दिख रहा है, ये आपका डॉर्सल साइड का व्यू दिख रहा है। जो ऊपर अभी हमने बनाकर दिखाया था ये थायराइड ग्लैंड का वेंट्रल साइड का व्यू है, और ये जो आपका इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है ये डॉर्सल साइड से व्यू दिखाया गया है। हाँ, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है उस बच्चे में, लो इंटेलिजेंस पेशेंट हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है, डीप म्यूटिज्म हो सकता है, उसे बहरापन हो सकता है इन एडल्ट वोमेन। और वहीं पर एडल्ट वोमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म और क्या कर सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे इरेगुलर हो सकती हैं ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से, या फिर डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल के डेवलपमेंट की वजह से जो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन का वो इंक्रीज्ड हो जाएगा एंड एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाता है। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। जब जो है थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, किसके वजह से बढ़ जाए, या तो उस थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या फिर कोई नोड्यूल हो जाए, उस केस में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, जो कि ये बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। हाइपरथायरॉयडिज्म का जो एग्जाम्पल है आपका वो है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। और एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल का प्रोट्रूजन हो जाता है, आई बॉल बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं एंड इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, वेट का लॉस होने लगता है। जो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर है इन्हें कॉमनली ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में। दीज हार्मोन आल्सो सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ, और ये जो थायराइड हार्मोन है और किस में सपोर्ट करती है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में थायराइड हार्मोन कंट्रोल और किसको करती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए और इसका काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन है इससे और कौन प्रभावित होता है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है ये भी इससे प्रभावित होंगे। तो इनको भी मेंटेन करके कौन रखता है, थायराइड हार्मोन। कितने प्रोसेस हो गए थायराइड हार्मोन के, यहाँ पर देखिए ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म के। और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है।
थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ साथ एक और हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि है थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। आइए पहले आपको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका थायराइड ग्लैंड के एक लोब ये दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड का एक लोब ये दिख रहा है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी होती है, 2 पेयर होती हैं। नंबर की बात करें तो 4 होती हैं। तो ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड में यहाँ पर देखिए 2 आपको दिखाया गया है पैराथायरॉइड ग्लैंड, इस वाले लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाया गया है। चलिए बाकी आगे हम लोग देखते हैं। इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और कहाँ पर, ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड नंबर में 4 होती हैं और ये बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, एंड 1 पेयर ईच 2 लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। और ये ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड में 1 पेयर प्रेजेंट होंगी। पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनाइसियस हार्मोन, जिसका नाम क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन, या इसे पैराथ हार्मोन कहा जाता है। जो पैराथ हार्मोन है वो भी रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो कैल्शियम के लेवल को कम करता है और जो पैराथ हार्मोन है ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, पैराथ हार्मोन एक्ट करता है बोन पर और स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन के रिजॉर्प्शन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, डिजोल्यूशन करवा देता है या डीमिनरलाइजेशन करवा देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाएगा। इसके अलावा पैराथ हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। एंड कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से भी करवा देता है। इस तरह से ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन बढ़ा देता है, पैराथ हार्मोन। क्लियर दैट पैराथ हार्मोन इज ए हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। अगर पूछा जाएगा हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कौन है, पैराथ हार्मोन। हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन कौन है, तो आपका थायरोकैल्सिटोनिन। आपको ध्यान रखना है, पैराथ हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, थायरोकैल्सिटोनिन आपकी थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल along with thyrocalcitonin. It play a significant role in calcium balance in the body. कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए किसका सिग्निफिकेंट रोल होता है, पैराथ हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन को। तो पैराथ हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। यह लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और ये लोकेटेड कहाँ पर होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में। जो आपका थाइमस ग्लैंड है ये लंग्स के बीच में और बीनीथ द स्टर्नम होती है। देखिए थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर, मतलब थाइमस ग्लैंड जो है ये भी कैसा लोब्यूलर होता है। थाइमस ग्लैंड एक होता है बट इसमें भी लोब 2 होते हैं। लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। आपको ये 3 चीजें ध्यान रखना है थाइमस के लिए। पहली बात ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, दूसरी बात ये लंग्स के बीच में होती है और बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होती है, एंड एरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। थाइमस प्ले करती है एक मेजर रोल, किसके, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है थाइमस। दिस ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन। थाइमस ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि आपकी थाइमोसिन्स है। थाइमोसिन प्ले करती है मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में थाइमोसिन का मेजर रोल होता है जो कि प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिल्स आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। Thymus is degenerated in old individual, resulting in decrease the production of thymosin.
जो थाइमस ग्लैंड है, आप लोग देखते होंगे कि जब एक टाइम के बाद जब एज ज़्यादा हो जाती है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड होती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो साइज है वो रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए जो बच्चे हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपका थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होता जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आप बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो वही आपका ये लिखा हुआ है, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन की वजह से ही क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आप बीमार ज़्यादा होंगे। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। नेक्स्ट हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है, ये देखिए किडनी दिखाया गया है, किडनी के एबव आपको ये एड्रिनल ग्लैंड दिखाया गया है जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये देखिए जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी के एंटीरियर पार्ट पर एक पाया जाएगा। जो ग्लैंड है वो बनी होती है टू टाइप्स ऑफ टिश्यू का, जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होती हैं उन्हें एड्रिनल मेडुला कहते हैं और जो आउटसाइड होती हैं उन्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का जब अंडर प्रोडक्शन होता है तो अल्टर कर देता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को और एक्यूट वीकनेस, फटीग, थकावट लगने लगती है, वीकनेस लगने लगती है। इस डिजीज को एडिसन डिजीज कहा जाता है। अंडर प्रोडक्शन का मतलब लेस प्रोडक्शन हो उस किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का, तो वो जो डिजीज कॉज करती है वो है आपका एडिसन डिजीज है। ये देखिए आपका एड्रिनल ग्लैंड है और ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है। एड्रिनल ग्लैंड को हम देख रहे हैं इस तरह से कट करके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल में आपको दिखाया गया है ये आपकी एड्रिनल मेडुला है और ये जो आपको दिखाया गया है ये आउटर वाले में ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है। देखिए एड्रिनल मेडुला टू टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पहला हार्मोन कौन सा है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, एंड सेकेंड हार्मोन जो आपका है नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन है। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को कॉमनली कैटेकोलामीन्स कहते हैं। जो एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन है इन दोनों को एक साथ हम कैटेकोलामीन्स कह सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं एड्रिनल मेडुला कैटेकोलामीन्स प्रोड्यूस करती है। इसके हार्मोन का नाम कैटेकोलामीन्स है जिसमें टू आ जाएंगे, एक तो आपका एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन आ जाएगा, दूसरा आपका नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind. एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन बहुत तेजी से सिक्रीट होते हैं अगर किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में। इस वजह से इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर फाइट हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन जो है वो अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। इसमें प्यूपल डायलेट कर जाता है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है, हेयर की रेजिंग हो जाती है मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, एंड इसके अलावा स्वेटिंग होने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन से ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ द हार्मोन। दोनों हार्मोन क्या हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे और रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ा देते हैं। कैटेकोलामीन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जो कैटेकोलामीन है ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करती है और ये ब्लड में ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का भी क्या करती है, ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ने जा रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है 3 लेयर में। आपका अगर हम बात करते हैं जो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो है जोना रेटिकुलरिस, मिडिल वाली है आपका जोना फैसिकुलेटा एंड आउटर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो आप आउटर टू इनर अगर याद करेंगे तो क्या क्या याद कर सकते हैं। आउटर टू इनर की अगर हम बात करें, आउटर टू इनर तो अगर सबसे आउटर वाली की हम बात करें तो आपका क्या है, ग्लोमेरुलोसा है। आउटर आपकी ग्लोमेरुलोसा है। मिडिल आपकी कौन सी है, देखिए जरा फैसिकुलेटा है। मिडिल आपकी
ये आउटर है, ये मिडिल है और ये हमने इनर लिखा हुआ है। तो आउटर ग्लोमेरुलोसा है, मिडिल में फैसिकुलेटा है और इनर में आपकी रेटिकुलरिस होती है। तो इस तरह से आपने क्या लिख दिया, ये आपका क्या लिखा, GFR लिख उठा। जो ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट होता है ये GFR है। आउटर टू इनर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। एंड इसके अलावा आप देखिए अब ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसे क्या कहेंगे। जो ग्लोमेरुलोसा है ये मिनरेलोकार्टिकॉइड प्रोड्यूस करती है। क्या, मिनरेलोकार्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करेगी। और जो आपके फैसिकुलेटा है ये ग्लूकोकार्टिकॉइड प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। तो ये आपको याद हो गया, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलस, GFR। और इसको आप मेजर से याद रख सकते हैं, MGS, मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉमनली क्या कह सकते हैं, कार्टिकॉइड्स। आइए आगे देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स secrete many hormones commonly corticoid। एड्रिनल कॉर्टेक्स मेनी हार्मोन सिक्रीट करती है जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। कार्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द, कार्टिकॉइड किसमें इन्वॉल्व होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, जिन्हें बोलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसॉल है वह मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड होती है। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड में आपका एक हार्मोन दे रखा है, वो कौन सा हार्मोन है, तो आपका कॉर्टिसॉल है। कॉर्टिसॉल आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड है। मिनरेलोकार्टिकॉइड में आपका एल्डोस्टेरॉन होता है, एल्डोस्टेरॉन होगा। तो वही लिखा देखिए जरा, कॉर्टिसॉल मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। जो कार्टिकॉइड्स है वो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को। जो कार्टिकॉइड है बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, जिन्हें मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कहा जाता है। मिनरेलोकार्टिकॉइड का काम क्या है, ये बैलेंस करती है किसको, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये मेन मिनरेलोकार्टिकॉइड होता है हमारे बॉडी का। देखिए ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलिसिस को और प्रोटियोलिसिस को। ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपका ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहेंगे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना आपका क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। तो ये आपका है। अब देखिए ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को। वहीं पर बात करते हैं कॉर्टिसॉल का, तो ये इन्वॉल्व होता है ये इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है कॉर्टिसॉल। वहीं पर बात करते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड का, तो ये जो है पर्टिकुलरली कॉर्टिसॉल प्रोड्यूस करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस करती है इम्यून रिस्पांस को। जो कॉर्टिसॉल है इसको आप लोग अगर अलग अलग निकाल के थोड़ा सा एनसीईआरटी में इधर साइड में लिख लेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि किसका क्या फंक्शन है, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन इधर उधर दे रखा है। तो कॉर्टिसॉल की बात करें तो ये आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है मेनली एट द रेनल ट्यूब्यूल पर और स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर को एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन। एल्डोस्टेरॉन किसमें हेल्प करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड भी कहाँ से सिक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि प्ले करता है मेजर रोल ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज मैंने आपको पहले बताया था, इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड कहा जाता है। तो क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है, तो आइए देखते हैं। पैनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड व्हिच एक्ट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कितने होते हैं? 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के पैनक्रियाज में। ओनली 1 to 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें केवल 1 से 2% पैनक्रियाटिक टिश्यू होते हैं। मतलब एक्सोक्राइन वाला पार्ट आपका अप्रॉक्सीमेट 98 होगा, 97 to 98 होगा परसेंट, और आपका एंडोक्राइन पार्ट 1 से 2% ही होंगे। 2 मेन टाइप्स के सेल होते हैं इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट करता है जो हार्मोन, वो है ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है इंसुलिन। चलिए अब इनके फंक्शन पढ़ते हैं। जो ग्लूकागॉन है यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, बोले तो प्रोटीनाइसियस हार्मोन है। प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकागॉन है वो एक्ट करता है मेनली किस पर? लीवर सेल पर। देखिए ध्यान रखिएगा, ग्लूकागॉन मेनली किस पर एक्ट करता है? लीवर सेल पर। लीवर सेल को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स कहते हैं। और ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस को। चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। एक टर्म है, देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना आपका क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? इंसुलिन कन्वर्ट करती है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाएगा। ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाएगा। और ये कौन करवाता है? तो ये ग्लूकागॉन करवाता है। एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे अमीनो एसिड, लिपिड, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस इंसुलिन करवाएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस ग्लूकागॉन करवाएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। ये आपको ध्यान। नॉन कार्बोहाइड्रेट में आपका कौन कौन आ जाएगा? जैसे अमीनो एसिड आ जाएगा, आपका लिपिड्स आ जाएगा, ये सब आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकागॉन मेनली एक्ट करता है लीवर सेल पर और स्टिमुलेट करता है किसको? ग्लाइकोजेनोलिसिस को। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकागॉन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज भी बनाने में स्टिमुलेट करती है, हेल्प करती है। कौन? ग्लूकागॉन। आल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया में कंट्रीब्यूट करती है। ग्लूकागॉन रिड्यूस कर देता है। ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उस पर एक्ट करता है और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देती हैं। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करवा देंगी, जिसकी वजह से ग्लूकागॉन को क्या बोला जाता है? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। जो हमारी ग्लूकागॉन है ये हमारी बॉडी सेल पर लगेंगी। जो बॉडी की हमारी सेल है ये ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन कम कर देंगी, जिसकी वजह जो ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से
ज़्यादा से ज़्यादा क्या ग्लूकोज बनने लगेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ग्लूकागॉन आपका क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, मेनली एक्ट किस पर करता है, लीवर सेल पर। वहीं पर बात करते हैं इंसुलिन का, तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह मेजर रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में। इंसुलिन एक्ट किस पर करता है, मेनली हेपेटोसाइट सेल और एडिपोसाइट सेल। देखो ये एडिपोसाइट हिपैटोसाइट दोनों पर इंसुलिन एक्ट करता है एंड इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज, और ये हमारे बॉडी के सेल पर लगता है और बॉडी के सेल से ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रैपिड मूवमेंट होने लगता है ग्लूकोज का, कहाँ, ब्लड से हिपैटोसाइट, ब्लड टू हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे, वो हम लोग पीछे देख कर आ चुके हैं इन द टारगेट सेल। ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इन दस मेंटेन ज्वाइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देखिए ग्लूकोज का जो होम्योस्टैसिस है ब्लड में, उसे कौन मेंटेन करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन करते हैं। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर काज करेगा, बहुत लंबे टाइम तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, ये डायबिटीज मिलाइटस कॉज कर देता है, जो जिसमें ग्लूकोज का लॉस होने लगता है यूरिन के साथ, जो कि एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, और हार्मफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन करने लगता है, जो कि है आपकी कीटोन बॉडी है। तो डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटीज पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं इंसुलिन थेरेपी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस वगैरह तो आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन एक बार जितना एनसीईआरटी में दिया उतना हम लोग फिर देख लेंगे। तो ह्यूमन में वन पेयर टेस्टिस होता है, कहाँ पर, स्क्रोटल सैक में, जो कि आउटसाइड होता है एब्डोमेन ऑफ मेल से। टेस्टिस परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस, देखिए जो आपका टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ, टेस्टिस बना होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, स्ट्रोमल आर इंटरस्टिशियल टिश्यू, द लेडिंग सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरटिब्यूलर स्पेस, इंटरटिब्यूलर स्पेस किसे बोल रहा है, इंटरस्टिशियल सेल को बोल रहा है। तो ये क्या करता है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन, जो कि मेनली क्या है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो जो लेडिंग सेल है वो किसका सिंथेसिस सिक्रीशन करवाती है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का। प्रेजेंट कहाँ पर होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, या फिर हम इंटरटिब्यूलर स्पेस कह सकते हैं। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, ये हार्मोन स्टिमुलेट करती है मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर एंड एग्रेसिव नेचर इनका बनाता है, मीन्स इनमें जो गुस्सा होता है, इनका जो अग्रेसिव नेचर वो बोला जाता है। लो पिच वॉइस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन प्ले करता है मेजर रोल, स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड्रोजन लगता है सीएनएस पर एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे कहते हैं क्या, लिबिडो। दीज हार्मोन प्रोड्यूस, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है एनाबोलिक इफेक्ट, कहाँ पर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर। एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। चलिए नेक्स्ट हम लोग ओवरी देखने जा रहे हैं। फीमेल में एक पेयर ओवरी होती है जो कि एब्डोमेन रीजन में लोकेटेड होती है। ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। In addition, ovary also produces two groups of steroid hormone, estrogen and progesterone. Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissue. Estrogen synthesized and secreted mainly by growing ovarian follicle. Estrogen synthesized और secrete होता है growing ovarian follicles, mainly लिखा है, mainly किससे, growing ovarian follicle से secrete होता है। After ovulation,
जो रप्चर फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसे कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, जो कि मेनली क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब ग्रोविन फॉलिकल मेनली क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन, एंड कार्पस ल्यूटियम मेनली क्या सिक्रीट करेंगी, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है वाइड रेंज एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ growing ovarian follicle, appearance of female secondary sexual character like high pitch voice, mammary gland development। एस्ट्रोजन also रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है मेमरी ग्लैंड पर और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। तो मेमरी ग्लैंड में एल्वुलाई के फॉर्मेशन को भी कौन स्टिमुलेट करता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन है, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन है एल्वुलाई के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, एंड एल्वुलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करती है मिल्क को। और मिल्क सिक्रीशन की अगर हम लोग बात करें तो उसे कौन स्टिमुलेट करेंगी, ये भी आपका ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब मिल्क फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगी, प्रोलैक्टिन। मिल्क इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। एंड मिल्क सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करेंगी, तो वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। एंड एल्वुलाई का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन करेगा। चलिए हार्मोन्स हार्ट, किडनी एंड जीआईटी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएनएफ का, एट्रियल वॉल आवर हार्ट। हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल है वो एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एएनएफ बोल सकते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। When blood pressure is increased, जब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो एएनएफ सिक्रीट होता है। एएनएफ लगता है ब्लड वेसल पर, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी का, जेजी सेल का। तो यह भी एक प्रोटीनाइसिस हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन है। ये इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करती है, आरबीसी के फॉर्मेशन को। एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी बहुत सारे एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन कौन है, गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, कोलेसाइटोकाइनिन है और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। गैस्ट्रिन एक्ट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर और स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन को, आपको ध्यान रखना है। इसको आप लोग अलग अलग से कॉलम बनाकर भी इसको लिख सकते हैं तो आसानी होगी तैयार करने में। सेक्रेटिन किस पर एक्ट करता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस को। जो कोलेसाइटोकाइनिन है वो एक्ट करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाज से सिक्रीट करवाएगी और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट करवाएगी। जीआईपी जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, अगर इसकी बात करें तो ये इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को एंड मोटिलिटी को एंड सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन्स, जिन्हें कहेंगे ग्रोथ फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्टर है एजेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की बात करते हैं। तो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, टारगेट टिश्यू पर सिर्फ होंगे। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। चलिए इससे पहले पढ़ते हैं हम लोग जो हार्मोन होती हैं। एक तो होती हैं हार्मोन वाटर सॉल्युबल और एक होती हैं लिपिड सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो जो है कहाँ प्रेजेंट होंगी और जो लिपिड सॉल्युबल होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, जिसे हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इनसाइड द टारगेट सेल उन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। जो रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन के सरफेस पर होगा उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे। जो सेल के अंदर होगा टारगेट सेल के उसे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं वो। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर
जब ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है वन हार्मोन के लिए केवल, एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देन सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यूज में। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस physiological function are regulated by hormones. On the basis of their chemical nature, hormone can be divided into groups. आइए देखते हैं किनका नेचर पेप्टाइड है, किनका स्टेरॉयड है, किसका आइडोथायरोनिन है, किसका अमीनो एसिड है। ये हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देंगे और इनको हम याद कर लेंगे। यहाँ से पूछ लेता है किस हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कौन कौन है? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। स्टेरॉयड नेचर किसका है? कॉर्टिसोल का है, टेस्टोस्टेरोन का है, एस्ट्राडायोल का है और प्रोजेस्टेरोन का है। एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन को कहा जाता है। आइडोथायरोनिन नेचर किसका है? थायराइड हार्मोन का है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव किसका है? एपिनेफ्रिन का है। हार्मोन व्हिच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट द, देखिए जो हार्मोन इंटरैक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से वो टारगेट सेल में इंटर नहीं करते हैं, लेकिन वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट करते हैं। वो सेकेंड मैसेंजर आपको याद रखना है साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम आयन होता है जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन इंटरैक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ, लाइक आपका स्टेरॉयड है, आइडोथायरोनिन है। आइडोथायरोनिन नेचर किसका है? थायराइड हार्मोन का। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हैं, मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को या फिर क्रोमोसोम फंक्शन को बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये सब लाइनें आपको ध्यान रखना है विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट। चलिए फिगर में देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए यूटेराइन की सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। चलिए पहले यहाँ पर एक ये देख लेते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पर ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। देखिए ओवरी की सेल मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जो रेड कलर से बना हुआ है। ये हार्मोन है। ये हार्मोन आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। खुद ये जो हार्मोन है इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स यहाँ पर क्रिएट करेगा। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स यहाँ जनरेट करेगा एंड देन यहाँ पर जनरेशन होगा सेकेंड मैसेंजर का। मतलब जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा और ये सेकेंड मैसेंजर जनरेट करेगा जो कि साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन या फिर IP3 है। अब ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा और ये क्या करवा देगा? ओवेरियन ग्रोथ करवा देगा। तो ये आपका जो हार्मोन है कहाँ पर क्या लिखा है आप पहचान जाइएगा और आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपका दिखाया गया है ये यूटेरस की मेम्ब्रेन है और देखिए यहाँ पर ये हार्मोन दिखाया गया है एस्ट्रोजन। इसका अब देखिए ये जो हार्मोन है ये लिपिड सॉल्युबल होता है। तो अब ये क्या करेगा? इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर, ये देखिए इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए ये हार्मोन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। कहाँ आ गया? यहाँ पर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब देखिए अब ये क्या करेगा? ये आपको इनका जीनोम दिखाया गया है। अब ये mRNA से प्रोटीन बन जाएगा, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, देन टिश्यू का ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये आपको दिखाया गया है स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो प्रोटीन हार्मोन का एक्शन था। तो चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हम लोग जो है बस अब जूलॉजी का सिर्फ 1 चैप्टर बचा हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे मैं जल्द ही बायोमॉलिक्यूल्स के साथ आपसे मिलती हूँ।
तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को करते रहिए एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, डेफिनेटली आप अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।